जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मुकेश कुमार जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रंजना का पूरा परिवार सेना में नौकरी करता था। रंजना जब जवान हुई, उसके लिए भी सेना में नौकरी करने वाले लड़का देखा जाने लगा। लेकिन रंजना की माँ नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी सेना में नौकरी करने वाले लड़के से हो। लेकिन पिता की इच्छा के आगे रंजना की माँ की एक ना चल सकी और कुछ ही दिन में सेना में नौकरी करने वाले एक लड़के से रंजना की शादी हो गई। शादी के 5 महीने बाद जब घर में सबको पता चला कि रंजना माँ बनने वाली है, घर में खुशियों का माहौल हो गया। घर में सभी खुश थे। तभी एक फोन कॉल ने घर की खुशी को मातम में बदल दिया। रंजना के पति रवि का पोस्टिंग बांग्लादेश बॉर्डर पर था और वहां पर नक्सलवादियों के साथ मुठभेड़ में रवि शहीद हो गया था। फोन रवि के रेजिमेंट की तरफ से आया था कि कल रवि की लाश को उसके गांव लाया जा रहा है। जब रवि जिंदा था, रंजना उस घर की लाडली बहू हो गई थी। घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे, चाहे उसकी जेठानी हो या उसकी सासू माँ। ननद तो उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी और जेठानी अपनी छोटी बहन की तरह। लेकिन रवि की मौत के बाद सबको लगा रवि की मौत का कारण रंजना ही है। बिना कारण से उसे मनहूस मान लिया गया। रवि की 13वीं के बाद रंजना के मायके वाले रंजना को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन रंजना ने साथ जाने से मना कर दिया। वह अपने रवि की निशानी को अपने ससुराल में ही जन्म देना चाहती थी। रंजना के ससुराल में रंजना अब सिर्फ एक नौकरानी रह गई थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। किसी को भी रंजना की फिक्र नहीं थी। वो भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उसको बेटी नहीं बेटा दे। इसलिए नहीं कि बेटी से उसे प्यार नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे पता था कि जब उसकी इस घर में कद्र नहीं है, उसकी बेटी की क्या कद्र होगी। अगर बेटा पैदा होगा तो शायद अपने रवि की निशानी समझकर उसको प्यार मिल जाएगा। रंजना के ससुर के अलावा उसके ससुराल में अब कोई ऐसा नहीं था जिसे रंजना अपना कह सके। धीरे धीरे समय बीतता गया और रंजना ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। रंजना हॉस्पिटल से जैसे ही घर आई, उसकी बड़ी जेठानी ने, जिसकी सिर्फ 3 बेटियां थीं, रंजना के बेटे को छीनकर अपने पास रख लिया, यह कहकर कि अपने पति को तो खा ही गई, अब अपने बेटे को भी खा जाएगी। अब यह इस खानदान का अकेला वारिस है। मैं इस पर तुम्हारी मनहूस छाया तक नहीं पड़ने दूंगी। उसकी सास ने भी उसकी जेठानी की हाँ में हाँ मिलाया और उस दिन के बाद से उसका बेटा जेठानी के पास रहकर पलने लगा। रंजना चाहती तो अपने बेटे को उन लोगों से छीन सकती थी, लेकिन उसे लगा कि उसके बेटे की भलाई इसी में है कि वह उन्हीं के पास रहे। वह अपने बच्चे को क्या दे सकती है? उसके पास क्या है? उनके पास रहेगा तो अच्छा खाएगा पिएगा और अच्छे कपड़े पहनेगा। लेकिन वह यह भूल गई थी कि धीरे धीरे वो लोग उसके बेटे से उसको दूर कर देंगे। एक दिन रंजना की सास कह रही थी कि चलो अच्छा हुआ जो बेटा हुआ। मैं तो डर रही थी कि कहीं यह मनहूस बेटी को जन्म देकर खानदान का नामो निशान ना मिटा डाले। रंजना की जेठानी उसके बेटे को उसके पास फटकने तक नहीं देती थी। कई बार वह अपनी जेठानी से कहती थी, दीदी मेरी छाती से दूध टपक रहा है, पी लेने दीजिए मेरे बेटे को। लेकिन वो लोग तब भी नहीं मानते थे। उसके बेटे को गाय का दूध पिलाते थे, लेकिन रंजना का दूध नहीं पीने देते। यह सोचकर रंजना को बहुत दुख होता कि अपना वजूद बेकार लगता है कि मैं अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिला सकती।
कभी कभी रंजना सोच के अथाह सागर में डूब जाती। हाँ, मैं सच में मनहूस हूँ। तभी तो संतान कोख में आते ही पति शहीद हो गए। बेटा हुआ तो वह भी अपना नहीं रहा। ऐसे में वह मन के दर्द से कराह उठती थी। समय अपने पंख लगाकर उड़ता रहा। उसका बेटा नीतीश उसकी जेठानी और सास की गोद में पलता रहा। उसका बेटा नीतीश पास रहते हुए भी दूर हो गया था। उसका मन करता अपने बेटे से जी भरकर बातें करती, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। वह माँ होकर दरवाजे की ओट से चुपचाप अपलक बेटे का मुखड़ा निहारा करती। छोटे छोटे सपनों के टूटने की चुभन मन को पीड़ा से तार तार कर देती। एक विवशता का एहसास रंजना के वजूद को हिला कर रख देता। बेटे की चाह में उसकी जेठानी की 3 बेटियां हो गई थी। इसीलिए उसकी जेठानी उसके बेटे को अपना बेटा बनाकर पाल रही थी। अब नीतीश ही सबकी आशाओं का केंद्र था। रंजना के जेठ जी सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए उसके बेटे नीतीश को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। उन्होंने भी नीतीश को अपना बेटा मान लिया था। रंजना के ससुराल वालों ने उसके बेटे नीतीश के मन में रंजना के प्रति इतना जहर घोल दिया था कि अब वह धीरे धीरे बड़ा तो हो रहा था, लेकिन अपनी माँ से धीरे धीरे दूर होते जा रहा था। वो भूल गया था कि रंजना उसकी जन्म देने वाली माँ है। वह अपनी माँ को अपने पिता की हत्यारिन समझता था। नीतीश जब बड़ा हुआ तो उसकी नौकरी एक सरकारी बैंक में लग गई। बेटे की सरकारी नौकरी लगने से घर में सब खुश थे। रंजना भी खुश थी कि चलो उसका बेटा सरकारी नौकरी करने लगा है। अपने बेटे को दूर से निहार कर खूब आशीर्वाद दे रही थी कि वो जीवन में खूब तरक्की करे। नौकरी की खबर सुनने के बाद नीतीश ने सबके पैर छूकर प्रणाम किया, लेकिन वह अपनी माँ के पास आया तक नहीं। रंजना को यह बात बुरी तो जरूर लगी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उसके बेटे का कोई दोष नहीं था। उसकी जेठानी ने उसके मन में इतना जहर घोल दिया था कि यह जहर निकालना इतना आसान नहीं था। नौकरी ज्वाइन करने के पहले दिन नीतीश जब घर से जाने लगा तो ना जाने उसके मन में क्या ख्याल आया कि वह अपनी माँ के पास आया और माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सुखी रहो, खुश रहो बेटा, रंजना ने कांपते स्वर में कहा था। बेटे के सिर पर हाथ फेरने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने मुट्ठी भींच ली थी। तभी उसकी जेठानी की पुकार, जल्दी करो नीतीश, ट्रेन निकल जाएगी, सुनकर नीतीश कमरे से बाहर निकल गया था। समय अपने पंख लगाकर उड़ रहा था। उसके बेटे नीतीश की भी शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी शांति एक सुलझे विचारों वाली लड़की थी। ससुराल आने के 2-3 दिन में ही उसे महसूस हो गया कि उसकी विधवा सास अपने ही घर में उपेक्षित जीवन जी रही है। घर में जेठानी का राज चलता है और उसकी सास एक मूक दर्शक की तरह सब कुछ देखती रहती है। उसे लगा कि उसका पति भी अपनी माँ के साथ सहज व्यवहार नहीं करता। माँ बेटे के बीच एक दूरी है जो नहीं होनी चाहिए। एक शाम वह चाय लेकर सास के कमरे में गई तो देखा वह बिस्तर पर बैठी न जाने किन ख्यालों में गुम थी। मम्मी जी, चाय पी लीजिए, शांति ने कहा तो रंजना चौंक पड़ी। आओ बहू, यहाँ बैठो मेरे पास। बहू को स्नेह से अपने पास बिठाकर रंजना ने पलंग के नीचे रखा संदूक खोला। लाल मखमल के डब्बे से एक जड़ाऊ हार निकालकर बहू के हाथ में देते हुए बोली, यह हार मेरे पिता ने मुझे दिया था। मुँह दिखाई के दिन नहीं दे पाई, आज रख लो बेटी। शांति ने सास के हाथ से हार लेकर गले में पहनना चाहा, तभी जेठानी कमरे में चली आई। बहू के हाथ से हार लेकर उसे वापस डब्बे में रखते हुए बोली, तुम्हारी मत मारी गई है क्या रंजना?
जिस हार को साल भर भी तुम पहन नहीं पाई, उसे बहू को दे रही हो। इसे क्या गहनों की कमी है? शांति जड़वत बैठी रह गई, पर शांति से रहा नहीं गया। उसने टोकते हुए कहा, बड़ी माँ, मम्मी जी ने कितने प्यार से मुझे यह हार दिया है, मैं इसे जरूर पहनूंगी। सामने रखे डब्बे से हार निकालकर शांति ने पहन लिया और सास के पांव छूते हुए बोली, मैं कैसी लग रही हूँ मम्मी जी? रंजना ने अपनी बहू को खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहू सदा सुहागन रहो। अपने प्रति बहू का इतना प्यार देखकर रंजना भाव विभोर हो उठी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बहू इतनी अच्छी आएगी। जो प्यार उसका बेटा नहीं दे पाया, उसकी बहू देने लगी थी। रंजना को आज तक हिम्मत नहीं हुई अपनी जेठानी के सामने सिर उठाकर बात करने की, लेकिन बहू ने हिम्मत कर अपनी सास का पक्ष लिया। शांति ने अब अपने मन में ठान लिया था कि आज तक जो उसके सासू माँ पर अन्याय हुआ है, वह अपने सासू माँ को इतना प्यार और आदर देगी कि उनका दामन, जो बरसों से प्यार और आदर पाने के लिए खाली था, भर जाएगा। मैं बहू तो हूँ ही, लेकिन बेटी बनकर दिखाऊंगी और अपनी सासू माँ को उनका बेटा उन्हें वापस दिलवाऊंगी। नौकरी के 3 साल बाद नीतीश का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। वह अब अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए उस शहर में किराए का घर ले लिया था। अब क्योंकि रोजाना 50 किलोमीटर की दूरी तय कर नौकरी कर पाना संभव नहीं था। जाने से पहले शांति ने अपने पति नीतीश से कहा, मम्मी जी भी हमारे साथ चलेंगी। पहले तो नीतीश ने कहा कि माँ, वहाँ जाकर क्या करेंगी? शांति ने कहा, क्या करेगी का क्या मतलब है? माँ है तुम्हारी, फिर साथ में रहेंगे तो मेरा भी मन लग जाएगा। आखिर यहाँ भी रहकर अकेली क्या करेगी? जब यह बात रंजना की जेठानी को पता चली कि रंजना अपने बेटे और बहू के साथ जाने वाली है, तो नीतीश की पत्नी शांति से बोली, अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन है बहू। रंजना की चिंता छोड़ो, वो यहीं ठीक है। बाद में कभी रंजना को ले जाना। बड़ी माँ, मैं वहाँ अकेले रहकर क्या करूँगी? साथ में रहेंगी तो मेरा भी मन लग जाएगा। आखिर शांति के आगे रंजना की जेठानी की एक न चली और रंजना बेटे बहू के साथ इटावा आ गई थी। जिस बेटे को बचपन से अपनी आंखों से दूर पाया था, उसे हर पल नज़रों के सामने पाकर रंजना की ममता उद्वेलित हो उठती, पर माँ बेटे के बीच बात नाम मात्र की होती। शांति माँ बेटे के बीच फैली लंबी दूरी को कम करने का भरपूर प्रयास कर रही थी। एक सुबह नाश्ते की मेज पर अपनी मनपसंद कढ़ी चावल देखकर नीतीश खुश हो गया। सच तुम्हारे हाथों में तो जादू है शांति। यह जादू माँ के हाथों का है। उन्होंने बड़े प्यार से आपके लिए बनाई है। जानते हैं, मैं तो माँ के गुणों की कायल हो गई हूँ। जितना शांत स्वभाव, उतने ही अच्छे विचार। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अपने ससुराल में नहीं, बल्कि अपने मायके में ही हूँ। धीरे धीरे नीतीश का मौन टूटने लगा। अब वह यदा कदा माँ और पत्नी के साथ बातचीत में भी शामिल होने लगा था। रंजना को लगने लगा कि जैसे उसकी दुनिया वापस उसकी मुट्ठी में लौटने लगी है। अब नीतीश खुलकर माँ के बनाए खाने की प्रशंसा करता। कभी कभी मनोहार पूर्वक कोई पकवान बनाने की जिद भी कर बैठता, तो रंजना की आंखें शांति को स्नेह से निहार बरस पड़ती। कौन से पुण्य किए थे जो ऐसी बेटी जैसी बहू मिली। अगर इसने मेरा साथ नहीं दिया होता तो गांव के उसी अकेले कमरे में बेहद कष्टमय बुढ़ापा गुजारने पर मैं विवश हो जाती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
मैं ऐसी ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा।